हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 171 और जिसके अंदर अपन सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है इसका अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज का एक ही लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर मेरे को सेमीकंडक्टर का, लॉजिक गेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इनका मॉड्यूल डिस्कस करवाना है। अब एक कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर और है, तो ये अपन अगले माइनर में पढ़ेंगे। अगला माइनर है जिसके अंदर आपको पढ़नी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर। ठीक है ना। तो इसके साथ में मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर, इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो उनके साथ में मैं आपको कम्युनिकेशन या संचार वाला चैप्टर है वो उनके साथ में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है ना। तो इसके जो क्वेश्चन है वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। पेज नंबर 3.58 पे आ जाते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, स्टेज फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं बारी बारी देखता जाता हूँ, जो मेरे को लगता है मैं करवा देता हूँ। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो उसको आप इंस्टीट्यूट के अंदर भेज सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अभी, यदि एक अपध्रुवीय अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np और Ne है तो। अब बात सुना भी, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या किसकी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। पी प्रकार का होता है तो Np ग्रेटर देन Ne, और एन प्रकार का होता है तो Np लेस देन Ne हो जाएगा। ठीक है ना। वो तो अशुद्धि की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम में ऊर्जा पिंडों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कमरे के तापमान पर लगभग कितना होता है अभी। तो जर्मेनियम होता है, इसके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है अभी, बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो लगभग 0.7 होता है। तो थर्ड आंसर आपका सही चला जाएगा। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता यानी Ne आपको दे रखा है तथा होलों की सांद्रता ये है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता होल्स की सांद्रता से ज़्यादा है, तो ये N प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में 7 से लेकर 14 तक मुझे सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है, तो एक एक पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद में 15 से लेके 21 तक अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर भी। तो एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही स्तर संयोजी बैंड से 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर स्थित है एक होल उत्पन्न करने के लिए। बात सुना भी, 18वां क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ये कौन से प्रकार का अर्धचालक होगा, पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक का एनर्जी डायग्राम आपको बनाना आता ही है। ये तो कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपके पास में वैलेंस बैंड हो गया। तो इसके अंदर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, वो कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होल उत्पन्न हो जाएगा। तो अपन जानते हैं E बराबर कितना होता है आपके पास Hc बटा लेमडा। तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा इन क्या देगा आपके पास एंगस्ट्रॉम। आंसर किस में आ रहा है, चलो एंगस्ट्रॉम में निकाल लेते हैं अपन। तो E कितना देर का आपको 57 मिली का मतलब कितना हो जाएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। बराबर कितना देगा आपके पास 12400 बटे क्या देगा आपके पास लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। बहुत ही आसान है भाई। 18 के बाद में 19, 20, 21 थ्योरेटिकल है। 22 से लेके 29 तक भी थ्योरेटिकल ही है भाई। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिख रहा है मेरे को, एक क्या ये 27वां भी है 28वां भी है। तो चलो 27वां क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी क्या कह रहा है। ऊर्जा अंतराल दे रखा है, तो कितना देगा आपके पास 1.14। तो लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास 12400 अपॉन 1.14। आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इससे कर लेना सोल्व। इसी प्रकार से 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, एन प्रकार के जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, और तथा उनकी चालकता कितनी है भी ये है। तो क्वार्टरों का प्रभाव नगण्य माना जाए तो अशुद्धि सांद्रता कितनी हो जाएगी भी। तो अपन बात करते हैं कि इसकी भी चालकता की बात करते हैं, चालकता और गतिशीलता की बात कर रहे हैं भी अपन। तो क्या होती है चालकता और गतिशीलता के बीच में रिलेशन, सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर ये होता है आपके पास E Ne म्यू E प्लस क्या देगा आपके पास NH म्यू H। इनके इफेक्ट को तो अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं।
तो सिग्मा बराबर कितना देगा आपके पास एन ई म्यू ई इंटू कितना देगा आपके पास ई हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये आप जानती हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। तो यहाँ से एन ई अपने को फाइंड आउट करना है, अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे। 28वां क्वेश्चन था। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या देखते हैं, इनमें से कौन सा ऊर्जा बैंड एन प्रकार के अर्धचालक को प्रदर्शित करता है। एन प्रकार का अर्धचालक होता है ना, इसमें इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अभी, इसके अंदर होता है डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल होता है, दाता अशुद्धि ऊर्जा स्तर होता है, और जो कहाँ पे होता है अभी कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या करें। अपद्रव्य जर्मेनियम की प्रतिरोधकता आपको दे रखी है भी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ये है, तो प्रति घनमीटर दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व कितना हो जाएगा। चलो 34वां क्वेश्चन देखते हैं किससे हो जाएगा। तो एन प्रकार का अर्धचालक है, गतिशीलता दे रखी है, प्रतिरोधकता दे रखी है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है आपके पास, रो बराबर कितना होता है 1/σ बराबर। अब इसके अंदर एन प्रकार का है ना, तो 1 अपॉन क्या देगा आपके पास एन ई म्यू ई इंटू क्या देगा आपके पास ई। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता आपको दे रखी है म्यू ई, ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, यहाँ से आप एन ई निकाल सकते हैं। तो एन ई क्या हो जाएगी भी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो घनत्व होगा ना वही आपके पास दाता परमाणु का घनत्व हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि एन ई बराबर होता है एन डी के, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर क्या है, से जर्मेनियम की छोटी क्रिस्टल पट्टिका जिसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोटाई कितनी भी 0.5 mm है के तलों पर 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। जर्मेनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व प्रति घन मीटर 2 × 10⁻19 है, और होलों तथा इलेक्ट्रॉनों की मतलब पट्टिका का क्षेत्रफल तो ये दे रखा है, मोटाई ये दे रखी है, और विभवांतर इतना लगा दिया जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व प्रति मीटर इतना है, गतिशीलता इलेक्ट्रॉन्स और होलों और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता आपको दे रखी है। तो मेरी बात सुनो भी ध्यान से देखना, देखो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले अपन जानते हैं रो बराबर कितना होता है, रो बराबर 1/σ बराबर कितना देगा आपके पास 1/, ये देगा आपके पास एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू क्या देगा आपके पास ई। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है ध्यान से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व आपको दे रखा है, जर्मेनियम में तो शुद्ध हो गया, तो यहाँ पे एन ई और एन एच इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आई हो जाएगी। तो बाहर लिख देंगे अपन एन आई। तो बात सुनो भाई, देखो यहां पर एन आई आपको मालूम है, दे रखा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और होल की गतिशीलता आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन है। क्या यहां से आप रो निकाल सकते हैं क्या, यस। फिर आर बराबर क्या होता है आपके पास रो एल अपॉन ए, रो यहां से आ गया, एल आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, और फिर उसके बाद में आई बराबर कितना होता है आपके पास में V/R। तो आर आपने यहां से निकाल लिया और वी आपको गिवन है, यहां से आपको करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। काफी कैलकुलेटिव काम है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आगे अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहे हैं देवदान से, जर्मेनियम के लिए दिया गया है कि एन आई बराबर ये है, एन आई दे रखा है, म्यू एच दे रखा है, म्यू ई दे रखा है, टी दे रखा है, प्रतिरोध आपको याद करना है अभी। तो वही तरीका भी रो फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले रो बराबर कितना होता है 1/σ, और बराबर कितना होता है आपके पास 1/, अब जर्मेनियम है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा एन आई, ये आपके पास म्यू ई प्लस क्या देगा आपके पास म्यू एच इंटू ई। ये सब कुछ आपको दे रखा है, इन सब की वैल्यू आप पुट कर देना, तो आपके पास क्या देगा रो आ जाएगा, और आर बराबर कितना होता है आपके पास रो एल अपॉन ए। इससे रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे भी। और
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39वां भी अपन देख सकते हैं। एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की सांद्रता का अनुपात कितना है? 7:5 है। धाराओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4। तो इनकी अपवाह वेगों का अनुपात कितना हो जाएगा? अभी अपन जानते हैं कि I बराबर कितना होता है? I बराबर NEA, ये आपके पास में VD हो गया। अभी इनकी सांद्रता का अनुपात यानी आपको N का रेशियो दे रखा है, और E और A तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा किसका? आपको अपवाह वेगों का अनुपात पूछा है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बटे क्या देगा आपके पास? N हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कर लेना आराम से। 40वां क्वेश्चन है, एनर्जी आपको दे रखी, फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रही है, तो E बराबर h न्यू से कर लेना। अभी इसी प्रकार से देवदान से आगे वाले पेज पर अगर अपन चलते हैं तो पेज नंबर 3.61 पे क्वेश्चन नंबर 48, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता ये दे रखी है, तो अर्धचालक का प्रकार क्या हो जाएगा? ज्यादा किसकी हो जाएगी? भी ज्यादा हो जाएगी आपके पास में सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की, इस कारण से n प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा, ठीक है ना। 49वां क्वेश्चन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं देवदान से? पीएन जंक्शन की अगर अभिन्नति होने पर निम्नलिखित में से कौन सी आवेश वाहकों के चलने की दिशा को ठीक दर्शाती है? बात सुनो भाई, आपको पता है कि फोर्ड बाइस कंडीशन में दोनों भागों के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी भाग के होल्स और एन भाग के इलेक्ट्रॉन्स, वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो कौन सा आप देख लेना, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? अभी पीएन संधि में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रति संतृप्ति धारा कितनी? भी 10⁻⁻5 एम्पीयर है। 0.2 वोल्ट के वोल्टता के लिए अगर धारा का मान कितना हो जाएगा? अभी तो ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास में 54। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है आपके पास? I0, और इसके बाद E की पावर QV अपॉन क्या होता है आपके पास? KT माइनस का 1 होता है। तो I0 आपको कितना दे रखा है? अभी 10⁻⁻5 दे रखा है, और इसके बाद में Q क्या होता है? चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और V कितना दे रखा है? 0.2 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। और बटे के क्या होता है? बोल्ट्जमान नीयतांक होता है, जिसका मान होता है 1.4 × 10⁻⁻23। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन दे रखा है। तो वैल्यू फुट करके आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान काम है भी, टफ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। इसी प्रकार से क्या कह रहा है अभी? आदर्श डायोड, 57वां क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 57। आदर्श डायोड के साथ प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है ना। तो R की सिरों पर वोल्टता हो जाएगी। तो आदर्श डायोड है, तो डायोड का तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, और डायोड का कोई रेजिस्टेंस अगर होता नहीं है तो इस स्थिति में डायोड पर तो किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो क्या करें अभी? अगर भाई इसमें प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता कितनी हो जाएगी? 2V। 2V का तो मतलब ही नहीं। अगर भाई इसमें प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता कितनी हो जाएगी? V, सही बात है। और प्लस 22 में प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता कितनी हो जाएगी? V। नहीं, प्लस 22 में तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो V बराबर IR से वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 देगा। तो सही हो गया। देखो कौन सा हो गया? अगर 22 में प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टता कितनी है? V है। इसके बाद में अपन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। भाई ट्रांजिस्टर क्वेश्चन नंबर 58 से बात कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 58। अब देखो, आप अगर ऐसे सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल करके सर बताएं, ऐसा तो देखो होता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब ये सॉल्यूशन आपको ही करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। नीट का एग्जाम भाई आपको देना है, डॉक्टर आपको बनना है, मेरे को थोड़ा ना बनना है। मेरा तो काम पढ़ाने का है, रास्ता बताना मेरा काम है, वो मैंने बता दिया। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी शार्पनेस आएगी, आप में आएगी, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस कर लोगे, जो मेहनत कर लोगे, वही आपकी रहेगी भी। 58 क्या कह रहे थे से? उबेनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में वोल्टा लाभ कितना है? भी 50। निवेशी प्रतिरोध, ये लो जी, शक्ति प्रवर्धन कितना देगा? तो एडवांटेज ऑफ पावर बराबर कितना देगा आपके पास में? ध्यान से देखना। देखो बीटा स्क्वायर R आउटपुट अपॉन R इनपुट होता है, सब जानते हो आप। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है अभी? एक उबेनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक 0.01 वोल्ट निवेशी के लिए 3 वोल्ट निर्गत देता है।
यदि ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 100 तथा निवेशी प्रतिरोध इतना, तो संग्राहक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अभी वो बेनिष्ठ उत्सर्जक है, ये है। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो इसके लिए बीटा बराबर कितना हो जाएगा? बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 100। और इसके बाद ये धारा IB, ये आपके पास में क्या हो जाएगा? IC। और बेनिष्ठ उत्सर्जक 0.01 वोल्ट निवेशी के लिए 3 वोल्ट निर्गत देता है अभी। तो अपन जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ वोल्टेज बराबर V आउटपुट अपॉन क्या होता है आपके पास? V इनपुट होता है, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में दोनों से? ये आपके पास हो जाएगा IC अपॉन क्या हो जाएगा? IB। इसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? R आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? R इनपुट हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक पूछ रखा है। बीटा का मान आपको दे रखा है, V आउटपुट और V इनपुट इनका मान भी आपको दे रखा है। 59 हो गया। 60 क्या करे? अभी ट्रांजिस्टर की बेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में संग्राहक परिपथ में 500 ओम प्रतिरोध पर 0.5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो एल्फा का मान 0.96 है, तो आधार धारा हो जाएगी। क्या कह रहे हैं ध्यान से? 60वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। ट्रांजिस्टर की बेनिष्ठ उत्सर्जक विधा संग्राहक परिपथ में, तो RC बराबर कितना दे रखा है आपको? ध्यान से देखना। देखो 500 और IC बराबर कितना दे रखा है? वोल्टेज IC बराबर कितना देगा? I बराबर कितना होता है? V बटे R। तो V बटे क्या देगा आपके पास? RC। तो V कितना देगा? 0.5। RC कितना देगा आपके पास में? 500। यहाँ से IC निकाल देना, ठीक है ना। अब एल्फा आपको दे रखा, तो एल्फा से आप बीटा निकाल लेना। और बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर ये होता है आपके पास IC अपॉन क्या होता है आपके पास? IB होता है। तो IC आप यहाँ से निकाल के पुट कर देना। एल्फा से बीटा आपके पास आई गया, यहाँ से फिर IB आ जाएगा आपके पास में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 68 अपन देखते हैं। 68 नहीं 61, 61 नंबर का क्वेश्चन क्या करे? बेनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में निर्गत प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 500 किलो ओम है। धारा लाभ एल्फा आपको दे रखा है। तो क्या एल्फा से आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? रिलेशन आप जानते ही हैं क्या होता है। अभी रिलेशन क्या होता है? एल्फा बराबर कितना होता है? एल्फा बराबर ये होता है आपके पास में बीटा अपॉन ये आपके पास में बीटा प्लस 1 होता है। तो यहां से आप बीटा कैलकुलेट कर लेना। शक्ति लाभ कितना देता है? अभी इतना देता है। तो निवेशी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? लो भाई, तो एडवांटेज ऑफ पावर बराबर P आउटपुट अपॉन क्या होता है आपके पास में? P इनपुट बराबर क्या होता है आपके पास में? बीटा स्क्वायर R आउटपुट अपॉन क्या होता है आपके पास? R इनपुट। बीटा तो यहाँ से जो निकाला वो पुट कर देना। इनपुट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। बहुत आसान काम है। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62वां क्वेश्चन 108 इलेक्ट्रॉन एक NPN ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक में 10 की पावर -8 सेकेंड में प्रवेश करते हैं। तो क्या यहाँ से आप उत्सर्जक धारा निकाल सकते हैं कि IE? यस। तो 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से? तो IE, तो IE बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ? 10 की पावर नहीं 108, 108 है या 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है? 10 की पावर 8 भी हो सकता है, ये भाई देखना पड़ेगा। या तो ये 108 है और या फिर आंसर नहीं है तो 10 की पावर 8 ले लेना। मेरे को इसमें मिसप्रिंट लगता है। अभी 108 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा यार? ठीक है ना, 10 की पावर 8 ही लेते हैं इसको ना। तो NEE कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है ना। और बटे T कितना देगा आपके पास है? 10 की पावर -8 सेकेंड। हाँ, तो इसको सोल्व कर लेना। ये IE आ गया। आधार में 1% इलेक्ट्रॉन विलोपित हो जाते हैं। तो आधार धारा कितना हो जाएगी? आधार धारा IB बराबर कितना देगा? 1/100 इंटू क्या देगा आपके पास? IE। तब संग्राहक में जाने वाली धारा का भिन्नात्मक मान, तो संग्राहक में जाने वाली धारा का भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा? 99% जाएगी तो 0.99 आ जाएगा। तो सीधा आंसर आपका 4th आ गया, बस और क्या है। और धारा प्रवर्तन गुणांक जानते हैं आप सब। ऐसा इक्वेशन आपका 63 क्या करे? अभी बेनिष्ठ उत्सर्जक विधा में जुड़े ट्रांजिस्टर के संग्राहक सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो
तथा संग्राहक प्रतिरोध में 600 ओम के सिरों पर विभवांतर। अब बात सुना भी, संग्राहक परिपथ में 600 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो यहां से आप RC निकाल सकते हो। तो RC बराबर कितना होता है, ये आपके पास हो जाएगा V कितना हो जाएगा 0.6 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 600, ठीक है ना, ये R आ गया, RC आ गया। और फिर उसके बाद में संग्राहक सप्लाई वोल्टेज कितनी है भी, धारा लाभ कितना भी 20 है। अब यहां से ये आपके पास आ गया, और सप्लाई वोल्टेज कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है ये, धारा लाभ आपको दे रखा है भी। यहां से अपने को करना क्या है भी, सुनो, ये रेजिस्टेंस आ गया और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 6 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर यहां से अपन क्या कर सकते हैं भी, यहां से अपन संग्राहक धारा निकाल सकते हैं, और धारा लाभ आपको दे रखा है, तो फिर आपको आधार धारा IB का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी बीटा आपको दे रखा है, IC आपने निकाल लिया, और फिर उसके बाद में जो IB है वो अपने को कैलकुलेट करना है। लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर करवा रखे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 से हैं, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 न्यूमेरिकल है, आपको इसके अंदर B दे रखा है, आपको E पूछ रखा है। तो अपन जानते हैं C बराबर क्या होता है आपके पास, E/B होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 73 चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दे रखा है, By बराबर 2 × 10⁻⁻7 साइन, और ये 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात सुनो अभी, इसको कैसे पता करेंगे अपन, इसको अपन ऐसे पता करेंगे कि यहां से आपके पास में जो ओमेगा दे रखा है, टी के साथ में जो भी है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, क्या होता है ओमेगा, ठीक है ना। और ओमेगा बराबर कितना होता है आपके पास में 2πf होता है। यहां से आवर्ती निकाल लेना, फिर आप ये देख लेना कि ये जो आवर्ती है वो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की होती है, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी जो स्टेज फर्स्ट है ये सारी सारी आपकी सोल्व हो चुकी है। इसके बाद में अपन स्टेज सेकंड की बात करते हैं भाई। चलिए तो बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड पे आते हैं अपन, तो ध्यान से देखना, देखो स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। एक तो कॉपर एक जर्मेनियम है को 80 केल्विन तक ठंडा करें। कॉपर को अगर आप ठंडा करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अभी घटेगा, और जो जर्मेनियम है इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि तापमान में वृद्धि करने पर जो धातु होती है उसका तापमान, तो उसका तो प्रतिरोध बढ़ता है, और जो अपने पास अर्धचालक होते हैं उनका क्या होता है, घटता है। इसके बाद में पहले पेज पे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा, अगले पेज पे अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बता देता हूं आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। 17 के अंदर ध्यान से, ये आपके पास में डायोड है, तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास में 2 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद में ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको अपने को हटाना पड़ेगा अभी। इसको क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो भी डायोड है वो आपके पास में क्या फोर्ड वाइस में नहीं है, मतलब वो रिवर्स वाइस में है, तो इस कारण से इसको अपन हटा देंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कितना हो जाएगा 2, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो 23 है ये अपन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देवदान से। चित्र में दिखाए गए परिपथ में 2 वोल्ट की बैटरी का उपयोग कर एक पीएन संधि डायोड का अगर डायोड को अगर बाइसित किया गया है। 2 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है। डायोड के सिरों पर जो विभव पता ना वो कितना भी 0.5 वोल्ट पाया गया, और ये धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है भाई। ये भी दिया गया है कि डायोड में 10 मिली एम्पियर धारा इतनी उष्मा उत्पन्न कर देगी कि संधि नष्ट हो जाएगी। यदि डायोड को 5 मिली एम्पियर धारा के साथ
प्रचालित करना चाहें तो आर का मान कितना हो जाएगा अभी? तो आर का मान आपको ज्ञात करना है। लो जी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 2 वोल्ट तो आपके पास में टोटल है, इसमें से ध्यान से देखना, देखो 0.5 वोल्ट है ना, वो इस पे ड्रॉप कर जाएगा डायोड पे। तो ये आपके पास में टोटल वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज को अगर अपन रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो वोल्टेज को अगर अपन रेजिस्टेंस के साथ में वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगी। और करंट कितने देनी है आपको? 5 मिली एम्पियर। तो 5 × 10⁻³ कर देना इसको सोल्व। 23 के बाद में 24, 25 ये तो सीधे मैंने आपको बता रखे हैं। तो डायोड का क्वेश्चन आ गया। 28वां कह रहा है कि अर्धतरंगदिष्टकारी में यदि निविष्ट आवृत्ति कितनी भी 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज ही हो जाएगी, ठीक है ना। देखो एक तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल तो प्राप्त होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल प्राप्त होते हैं। तो ये तो धनात्मक अर्धचक्र, ये ऋणात्मक अर्धचक्र, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्र बन रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर ऋणात्मक का काम ही नहीं, इसके अंदर धनात्मक चक्र, तो इसको अपने को पूरे को एक चक्कर मानना पड़ेगा। यहाँ पर ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो इसको अपने को 2 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो इसकी आवृत्ति कितनी भी f है इनपुट की, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी f, और इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास 2f हो जाएगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 31वां बूलियन एलजेब्रा का है, 32वां लॉजिक गेट का है। कौन सा डायग्राम बता रखे हैं आपको सारे। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांजिस्टर में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज नियत रखते हुए जब उत्सर्जक धारा 8.3 मिली एम्पीयर से परिवर्तित होती है तो संग्राहक धारा 8.2 मिली एम्पीयर से परिवर्तित हो जाती है। धारा लब्धि कितनी हो जाएगी आपके पास में? तो बीटा बराबर कितना होता है आपके पास? डेल्टा आई सी अपॉन क्या होता है आपके पास? डेल्टा आई बी होता है। तो डेल्टा आई सी कितना हो जाएगा? संग्राहक धारा को आपने 8.2 से ट्रांजिस्टर में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज को नियत रखते हुए डेल्टा आई सी अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है? डेल्टा आई बी। तो यहां से आपके पास में आपको क्या क्या दे रखा है भी? एक तो उत्सर्जक धारा दे रखी है, एक संग्राहक धारा दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां से फिर अपन एक काम कर सकते हैं अभी, उसमें आधार धारा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0.1 का हो जाएगा ना। उत्सर्जक में से संग्राहक को माइनस कर देंगे तो 0.1 का। तो डेल्टा आई सी कितना हो जाएगा आपके पास? 8.2 और अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अगला कह रहा है 38वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में धारा लब्धि बीटा का मान 40 है, ठीक है ना। संग्राहक धारा को 160 मिली एम्पीयर से परिवर्तित करने तो आधार धारा में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो वही हो गया बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, इस फॉर्मूले से हो जाएगा सोल्व। ये तो 39 में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। और फिर लॉजिक गेट की सत्यता सारणी आ गई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बताने वाले से क्वेश्चन नहीं है। 47वें क्वेश्चन में ई आपको देकर बी आपको पूछा जा रहा है, कर लेंगे। 48वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। फिर उसके बाद में 49 से लेकर के ये जो क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के हैं, तो इनको एक बार छोड़ दें आप, अपन ये चैप्टर पढ़ाई नहीं है। फिर उसके बाद में 53 से अपन बात करते हैं। तो 53, 54 ये इनमें क्वेश्चन नंबर 61 है ना। ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करवा रखा, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। तो से 61 देखते हैं अपन। 61 के अंदर देदान से ये अपने पास इस प्रकार से सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये जेनर डायोड हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये आपके पास लोड हो जाएगा। क्या कह रहा है? जेनर डायोड द्वारा वोल्टा ये कितना देगा आपके पास है? 6 वोल्ट। तो इस पे भी कितना देगा आपके पास है? 6 वोल्ट। लोड धारा का मान कितना हो जाएगा? 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें कितने देगी आपके पास है? 4 मिली एम्पियर।
और जेनर धारा है वो लोड धारा की 5 गुणी है, तो ये कितना देगी आपके पास में 20 मिली एम्पियर। तो 20 और 4 कितना देगा आपके पास है 24 मिली एम्पियर। तो ये कितना होगा आपके पास है 10। ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर रखा है भाई, ठीक है ना। तो आर एस का मान याद करना, तो ये 6 आ गया, तो इस पे कितना देगा आपके पास है 4 वोल्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको धारा दे रखी है, वोल्टेज आपको दे रखा, तो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आर बराबर कितना देगा वी अपॉन आई, तो 24 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, इससे आ जाएगा अभी। ये वाला डिट्टो क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। 61 के बाद में अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या करें, यदि जेनर वोल्ट था वीजेड का मान 6 वोल्ट है, तो निम्न परिपथ में आर का अधिकतम मान होगा। आर का अधिकतम मान का मतलब क्या होगा इसमें, ये वाला सर्किट अपन बनाते हैं 62 में। ये कितना देगा आपके पास है 30 वोल्ट, ये आर हो गया। अब बात सुना भाई, इसके अंदर ये कितना देगा आपके पास है 6 वोल्ट, तो इस पे भी वोल्टेज है वो कितना आएगा अभी 6 वोल्ट आएगा। तो ये आपके पास है 6 वोल्ट आएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे तो जो जेनर डायोड है वो भी आपका फॉरवर्ड बाइस में लगता है। ये सर्किट ही मेरे को गलत बनाया हुआ लगता है। बैटरी धारा भी उल्टी दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। एक बार अपन ये मान लेते हैं कि ये आपके पास प्लस हो और ये माइनस हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, ठीक है ना। इसके अंदर करंट कितनी देर की आपके पास है 6 मिली एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, आर बराबर कितना देगा आपके पास में वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई, तो वी कितना देगा 6, आई कितना देगा आपके पास है 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 किलो ओम। ये तो इसका मान हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये कितना हो गया आपके पास है 6 वोल्ट, तो इस पे कितना वोल्टेज दे देगा अभी, इस पे वोल्टेज दे देगा आपके पास है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको धारा याद करनी है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये तो। यहाँ पर जेनर डायोड के अंदर धारा वो अपन कितनी लें, बस सेट का आंसर देखना है एक बार। स्टेज सेकंड के 62 का आंसर आ रहा आपका 4th, ठीक है ना। तो 4th का मतलब होगा 4 किलो ओम। इसके अंदर करंट निकाल लेते हैं, ये 4 किलो ओम आ रहा है। तो आई बराबर कितना देगा आपके पास में वी बटे आर, तो वी कितना देगा आपके पास में 24। अच्छा, फिर यही हो गया अभी। इसके अंदर भी 6 मिली एम्पियर करंट है, इसके अंदर भी फिर पूरी की पूरी 6 मिली एम्पियर करंट है, वही मान रखी है। यानी ये मानेंगे कि इसके अंदर किसी प्रकार की करंट नहीं जा रही। तो फिर उसके बाद में इस पे वोल्टेज आ गया, कितना देगा आपके पास में 24 वोल्ट, और इसके अंदर डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अपन इसका रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, आर इक्वल टू वी अपॉन आई से, ठीक है ना। इसके बाद में 63, 64, 65 ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। 69 क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। सीई ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक
प्रतिरोध 2 किलो ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आर दे रखा है, वी दे रखा है, तो यहां से अपन आईसी निकाल सकते हैं। अभी 69 में यहां से अपन निकालेंगे आईसी। आई बराबर कितना देगा, वी बटे आर तो कितना देगा, 2 बटे आर कितना देगा, 2 बराबर कितना देगा आपके पास में, तो 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना, ये तो आईसी आ गया। धारा परिवर्तन गुणांक आपको बीटा दे रखा है अभी। ठीक है ना, तो बीटा बराबर कितना होता है आपके पास, आईसी अपॉन क्या होता है, आई बी होता है। तो आपको क्या करना है अभी, निवेशी सिग्नल विभव ज्ञात करो यदि आधार प्रतिरोध कितना आपके पास में, 1 किलो ओम। लो जी, तो यहां से आपके पास आईसी पुट कर देंगे, तो यहां से क्या अपने पास आई बी आ जाएगा क्या, यस। और V बराबर कितना होता है आपके पास, बताओ, V इनपुट बराबर आई बी आर बी। तो आई बी यहां से आ जाएगा और आर बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 किलो ओम। यहां से आंसर आ जाएगा। पिछले प्रश्न में आधार धारा कितनी हो जाएगी, ये तो अपन ने निकाल ही दिया। 70वां क्वेश्चन है ये। 72वां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धतरंग दृष्टिकोण में किसी निवेशी सिग्नल के लिए निर्गत आवृत्ति कितनी भी 50 हर्ट्ज है, तो निवेशी आवृत्ति के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गत आवृत्ति कितनी हो जाएगी, बताया था अभी भी आपको। 74 जैसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 76 ये सब हो गए। कोई क्वेश्चन करवाने वाला सा नहीं है। आगे जो क्वेश्चंस आ गए वो तो कम्युनिकेशन के आगे भी, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आ गए आपके पास में 79 से, ठीक है ना। अब 79 क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई। अब ये किसने खोज की, कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, छोड़ो इन सब चीज़ों को। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भी 89 से। एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण बता रखा है। 90 तरंग का समीकरण दे रखा है। ओमेगा आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻11। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ से। 92 93 बहुत ही आसान है ये सब, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपनी जो स्टेज सेकंड है वो फिनिश होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन स्टेज थर्ड की। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं स्टेज थर्ड। तो स्टेज थर्ड के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वो अपन देख लेते हैं। स्टेज थर्ड देखो ध्यान से, निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। तो धारा का मान ज्ञात करना है भी आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दो ध्यान से। सबसे पहले ये डायग्राम बना दो इस प्रकार से, यूं सर्किट, और ये डायोड हो गया, इसके बाद इसकी अर्थिंग कर रखी है आपने, और ये आपके पास है 4 वोल्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 3 ओम हो जाएगा, माइनस प्लस 1 वोल्ट हो गया। तो ये कितना देगा आपके पास है, 0 वोल्ट। और ये कितना देगा आपके पास है, माइनस का 4। और ये कितना देगा आपके पास है, 0। और ये कितना देगा आपके पास, बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1। तो इधर का तो माइनस का 4, इधर माइनस का 1 हो गया। तो ये तो रिवर्स प्राइस में होगा, तो परिपथ धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल कर लेना आप। तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, आपको ये देखना है बस। और फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बिंदु P पर आपको विभव पूछा जा रहा है। चलो करवा देता हूं। चौथा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस प्रकार से डायोड दे रखा है, और ये आपके पास है माइनस, ये प्लस 5 वोल्ट, प्लस माइनस ये आर आ गया। अब बात सुनो भाई, अपने को पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अभी। ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुनो ध्यान से देखना। दो सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो डायोड है ये फोर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में। यहाँ का कितना देगा आपके पास है, 0 वोल्ट। तो ये कितना देगा आपके पास है, माइनस का 5। और यहाँ पर ये कितना देगा आपके पास है, 0। तो ये कितना देगा आपके पास में, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्लस का 5 अपन लेते हैं
तो इस स्थिति में डायोड तो रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में है तो डायोड में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह होगा नहीं, धारा का प्रवाह होगा नहीं, तो इस रेजिस्टेंस पे किसी प्रकार का वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो ये कितना देगा 0, और ये कितना देगा आपके पास प्लस का 5 वोल्ट हो जाएगा। कितना देगा? प्लस का 5 वोल्ट। ठीक है ना, तो 5 वोल्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 है, वो क्या करे अभी चित्र में डायोड की शिरों पर वोल्टता कितने भी 0.6 वोल्ट है। डायोड की शिरों पर वोल्टता आपको दे रखी है, ठीक है ना। यदि इसके लिए निवेशी वोल्टता में परिवर्तन 5 से 10 वोल्ट के मध्य हो रहा है तो निर्गत वोल्टता निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकती है। तो चलिए बच्चों स्टेज 3 की अपन बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से क्या करें, यह कह रहा है कि निम्न परिपथ में संधि डायोड को IV अभिलाक्षणीय वक्र के नी बिंदु 0.7 वोल्ट के ऊपर रहने के लिए 1 मिली एम्पीयर की न्यूनतम धारा की आवश्यकता होती है। डायोड पर नी विभव व नी बिंदु के ऊपर धारा पर निर्भर नहीं करता। VB बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 5 वोल्ट। अब बात सुना भी, अगर अपन सर्किट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट तो इस पे ड्रॉप कर गया। तो अब जो रेजिस्टेंस इस पे कितना वोल्टेज बचेगा, VR बराबर 5 में से 0.7 चला गया तो ये आपके पास है 4.3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और धारा I बराबर कितने देगी आपके पास है 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना, तो आपको बोला जा रहा है R, तो R बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में V/I। तो V कितना देगा 4.3, और बटे कितना देगा आपके पास 1 गुणा 10 की पावर -3, तो ये कितना देगा आपके पास है 4.3 किलो ओम। ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, यह कह रहा है कि PN संधि पर 0.5 वोल्ट की विभव प्राचीर विद्यमान है, अवक्षय परत की चौड़ाई इतनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपन जानते हैं कि V बराबर क्या था आपके पास E इंटू डी, तो E बराबर कितना देगा आपके पास है V/D। ठीक है ना। 7 के बाद में अगला 8, 9, 10। ठीक है ना, 10 भी कुछ ही नहीं है, 10 तो ये तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है अभी। तो 10वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा VS अपन क्या देगा आपके पास VP बराबर NS अपन क्या देगा आपके पास NP हो जाएगा। 10 हो गया। 11, 12 बहुत आसान। 13वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है अभी। संग्राहक धारा कितनी हो जाएगी आपके पास है 10 मिली एम्पियर। ठीक है ना, और 90% इलेक्ट्रॉन सब वो संग्राहक तक पहुंचते हैं, तो उत्सर्जक धारा और आधार धारा कितनी हो जाएगी। तो उदाहरण से 13वां क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि जो आपके पास IC है ना वो जाएगी आपके पास 90/100 इंटू IE। तो यहाँ से आपके पास IE बराबर 100/90 इंटू क्या देगा आपके पास IC हो जाएगा। इससे IE निकाल देना और IE में से IC को माइनस करके आप IB निकाल देना। 13, 14 भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी कोई दिक्कत नहीं है। 16वां क्वेश्चन भी अपन आराम से कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सर्किट की प्रॉब्लम है भाई ये। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास इस प्रकार से जेनर डायोड, और इसके बाद में ये रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 2 किलो ओम, ये आपके पास 1 किलो ओम, इसको 12 वोल्ट बोला जा रहा है, ये आपके पास 20 वोल्ट बोला जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर इस पे कितना हो जाएगा 12 वोल्ट तो इस पे भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। 12 इस पर आ गया, 20 में से इस पे कितना वोल्टेज आएगा आपके पास 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है ध्यान से, 2 किलो ओम में से प्रवाहित धारा आपको पूछी जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें से भाई इसमें धारा पूछी जा रही है तो ये तो कितना देगा आपके पास 12 वोल्ट हो जाएगा ना। तो I निकालना, तो I बराबर कितना देगा आपके पास V/R। तो इसमें भी धारा अपन निकाल सकते हैं, इसमें भी धारा निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है ना, बहुत ही आसान काम है ये तो। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ट्रांजिस्टर परिपथ में आधार धारा को संग्राहक विभव 2 वोल्ट पर नियत रखते 50 माइक्रो एम्पियर से बढ़ाया जाता है। संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर की वृद्धि हो जाती है, तो धारा लाभ कितना देगा अभी। ठीक है ना, तो आपको बीटा याद करना, तो बीटा बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB होता है। ठीक है ना, आराम से आ जाएगा। 18वां 19वां क्वेश्चन अपन चाहे तो देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं देवदन से। 19वां क्वेश्चन
ये इस प्रकार से एक सर्किट है। और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास आरबी और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अपने को 1 किलो ओम दे रखा है। ये इमीटर है, ये बेस है और ये आपके पास कलेक्टर है। प्लस माइनस ये जो बैटरी ये अपने को दे रखी है 10 वोल्ट की दे रखी है। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या डिटेल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये दिया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर के लिए जो बीटा वो कितना दे रखा है, आपको 100 दे रखा है। तो बीटा आपके पास है क्या होता है अभी IC अपॉन IB, ये आपको दे रखा है 100 दे रखा है अभी, ठीक है ना, धारा परिवर्तन गुणांक। इसके बाद में यहाँ पर आपको VCE ये आपको दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है। VCE बराबर कितना दे रखा है आपको 5 वोल्ट। और इसके बाद में जो VBE है उसको आपको नगण्य बोल रखा है, क्योंकि यहाँ पर इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होता है वो एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 के आसपास होता है, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप है वो भी अपन लगभग 0 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस परिपथ में 22 प्रतिरोध RB का मान कितना होना चाहिए भी, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो एक बार इस सर्किट को अपन सजाते हैं। सर्किट क्या कह रहा है देखना ध्यान से, देखो ये आपके पास में बोल रहा है कि VCE बराबर कितना हो जाएगा 5, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये जो वोल्टेज है ये कितना हो जाएगा आपके पास है 5 वोल्ट। और VBE क्या हो जाएगा आपके पास है नगण्य, यानी यहां से लेकर के यहां तक किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं है, इसको अपन बोल देंगे 0 वोल्ट बोल देंगे। अब ध्यान से यहां से लेकर के यहां तक 0 है, यहां से लेकर के यहां तक 5 है, ठीक है ना। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा अभी 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 तो इस पे ड्रॉप कर गया, तो इस पे बाकी ड्रॉप करेगा, इस पे कितना ड्रॉप करेगा अभी 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप करेगा, और इस पे भी कितना ड्रॉप करेगा अभी 5 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रखा आपको, देखो ध्यान से ये चीज होगी। अब यहां पे ध्यान से इस पे वोल्टेज आपको दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो इसके अंदर करंट जो IC करंट है वो IC करंट आप निकाल लें। और IC करंट आपके पास में आ गई, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, IB जो करंट है वो IB करंट अपन पता कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बेस के अंदर जो करंट आएगी वो करंट अपन मालूम कर सकते हैं। अब करंट आ गई, इस पे वोल्टेज अपने पास में आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस भी अपन मालूम कर सकते हैं। R = क्या होता है V अपॉन I होता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो इसको भी करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत आसान है। ट्रांजिस्टर में आधार धारा आपको दे रखी है, उत्सर्जक धारा आपको दे रखी है, बीटा आपको पूछा जा रहा है। आधार धारा है और उत्सर्जक धारा है, तो यहाँ से संग्राहक धारा निकाल दो, और बीटा बराबर क्या होता है IC अपॉन IB होता है, बहुत आसान। और 21वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, धारा परिवर्तन गुणांक दे रखा है, ठीक है ना, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा जाता है। देखो ध्यान से 21वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो धारा परिवर्तन गुणांक बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 0.8 दे रखा है, ठीक है ना। धारा परिवर्तन 0.8 उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा जाता है। ये कौन सा धारा परिवर्तन गुणांक है अभी, ये तो सही नहीं है। ये तो इतना तो हो ही नहीं सकता भाई, बीटा तो 1 से बड़ा ही होता है, तो कहीं ये एल्फा तो नहीं दे रखा। एल्फा बराबर क्या होता है, एल्फा बराबर कॉमन बेस का होता है, ये तो कॉमन बेस का होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास है क्या देगा इमीटर, और ये आपके पास है कलेक्टर, तो IC अपॉन IE, ये वाली बात ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 0.8, ठीक है ना। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो 0.8 हो गया ना। 21वां क्वेश्चन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा जाता है, आधार धारा 6 मिलीएम्पियर से परिवर्तित करते हैं, तो संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से अपन क्या करते हैं, एल्फा से अपन क्या कर देंगे, बीटा पता कर लेंगे, ये तो अपन रिलेशन जानते ही हैं। और बीटा बराबर कितना होता है आपके पास में, बताओ डेल्टा IC अपॉन क्या होता है आपके पास है डेल्टा IB होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में
जो डेल्टा आई भी आपको दे रखा है, बीटा आपने यहाँ से निकाल ही लिया, डेल्टा आई सी आपको पूछ रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन हो गया, 23वां लॉजिक गेट का है, 24वां कर सकते हैं, 25वां क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। 26वां क्वेश्चन कम्युनिकेशन का आ गया, फिर कम्युनिकेशन का आ गया 27वां। 28वां क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। देखो 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 28वां क्वेश्चन क्या करे, एक शुद्ध सिलिकॉन में 5 × 10⁻28 परमाणु प्रति मीटर है, प्रति मीटर क्यूब है। इसमें 1 ppm सांद्रता के अनुसार आर्सेनिक अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि Ni बराबर 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब है तो अशुद्ध मिलाने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों तथा होल्स की सांद्रता क्या हो जाएगी। बात सुनो भाई, देखो 1 ppm का मतलब क्या होता है अभी, 1 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶ में से 1। 1 मिलियन कितना होता है, 10⁶ होता है अभी। 1 बिलियन कितना होता है, 10⁹ होता है, ठीक है ना। तो सांद्रता कितनी हो जाएगी आपके पास में, परमाणु की 5 × 10⁻28, हर 10⁶ में से आपने 1 मिला दिया, क्या भाई, आर्सेनिक। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता हो जाएगी 5 × 10⁻, ये आपके पास में 22 हो गया अभी। और इसके बाद में आपको NH पता करना है, तो NH बराबर क्या देगा आपके पास, Ni² अपॉन क्या देगा आपके पास, Ne। तो Ni² कितना देगा आपके पास, 1.5 × 10⁻16, इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे और बटे 5 × 10⁻22 कर देंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है अभी। और 29, 30वां क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन पीछे दे रखा है अभी, ठीक है ना। सोल्ड एग्जांपल्स के अंदर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो वहाँ पे देख लेना। 31वां में आपको ई दे रखा है, आपको बी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां छोड़ो, कम्युनिकेशन का है, 37, 38, 39, या 39वां लॉजिक गेट का है, ठीक है ना। बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इनमें से देख लेते हैं। 32वां तो सीधा भाई फॉर्मूला बेस्ड है। 33वां अपन देख सकते हैं, 33वां क्या करे, ऊर्जा फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा अभी, 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रकाश एक अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है। यदि सतह का क्षेत्रफल कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 30 मिनट समय अंतराल के दौरान सतह पर आरोपित औसत बल क्या होगा। तो आपतित होता है, एक अपरावर्तक है, तो बल कितना देगा अभी, देखो F बराबर कितना देगा आपके पास, F बराबर क्या आपके पास हो जाएगा 2, क्या आपके पास हो जाएगा P बटे क्या हो जाएगा आपके पास C हो जाएगा, P बटे C। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा अभी। और पूर्ण परावर्तक होती तो इस स्थिति में क्या होता है, F बराबर 2P/C होता। और प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है आपके पास में 2I/C हो जाता, या I/C हो जाता, बता रखा आपको फॉर्मूला। तो P बराबर कितना दे रखा है, P बराबर 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू कितना देगा आपके पास में 20, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, बटे टी बटे सी कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है ना। तो कर देना इसको, 16 आंसर आ जाएगा। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34वां क्वेश्चन, 100 वोल्ट बल्ब से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 मीटर दूरी पर क्या हो जाएगा। माना जाए कि बल्ब की दक्षता कितनी है, 2.5% तथा ये बिंदुवत स्रोत की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, अभी सीधा फॉर्मूला होता है इसका। 35वां संधारित्र का विस्थापन धारा याद करना है। मैंने आपको विस्थापन धारा के अंदर बहुत अच्छे से बताया था ये, ठीक है ना। बाकी लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन तो अपन ने कर ही रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। CLC ने अपने YouTube चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशन YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो YouTube पे भी आप देख सकते हैं। आपकी जो भी आईडी, उस आईडी के ऊपर भी आप देखोगे ना तो आपको पुराने जो सोल्व पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 171, जिसके अंदर अपन ने सेमीकंडक्टर का पूरा जो मॉड्यूल है वो डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं, कुछ का मैंने हिंट दिया है, बाकी आपको करने हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कुछ में आपके डाउट्स रह जाएंगे। जो हो जाएंगे उनको छोड़ो, जो नहीं होते हैं, जिनमें डाउट्स रहते हैं, उनको आप 2 बार 3 बार दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करें। आपको
आपको जो मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखो कि मैंने किस तरीके से सोल्व करे, उस तरीके से सोल्व हो जाएंगे, या फिर उसके बाद में उन जैसे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे, तो वाले क्वेश्चंस देखो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।